गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत। मैं सिद्धार्थ कुमार और आप हमारे साथ भूगोल की कक्षाओं, भूगोल के विषय के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि भूगोल का अध्ययन हम कैसे करेंगे। उन्हीं कड़ी को आगे जारी रखते हुए आप ध्यान दीजिए, जब भी किसी विषय वस्तु का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले उसकी एक फाउंडेशन दी जाए, उसकी एक नींव दी जाए, और सिविल सर्विसेज में इस फाउंडेशन का विशेष योगदान होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और जब आप बैठते हैं तो आपसे ये कहा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बेसिक्स होते हैं और मौलिक अवधारणाओं से संबद्ध होते हैं। ज्योग्राफी में भी बगैर बेसिक्स का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किए हुए आप बेहतर नहीं कर सकते। तो हम लोग ज्योग्राफी के मौलिक चीज़ों को सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे, एक फाउंडेशन डालेंगे, एक नींव डालेंगे, और उस नींव के माध्यम से तब फिर हम लोग भूगोल की जो विस्तृत अध्ययन है उस पर केंद्रित करेंगे अपने आप को। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल की कुछ छोटी छोटी मौलिक अवधारणाएं जो हमने बचपन में पढ़ रखी थी, और उसी के माध्यम से अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। ज्योग्राफी का फिर विस्तृत अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की जो मौलिक संकल्पनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और तब फिर हम लोग विस्तृत अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बचपन में रॉक्स के विषय में पढ़ा है, चट्टान, रॉक्स। अब यह चट्टान क्या होती है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टान ये एक सॉलिड मटेरियल है। कैसे है? तो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ होते चट्टान। ठीक है। रॉक इज द सॉलिड मटेरियल। अब ये ठोस पदार्थ अगर है तो ये ठोस पदार्थ कहां पर प्राप्त होता है? ध्यान दें, यह ठोस पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं, भूपटल कहते हैं। भूपटल का ये ठोस पदार्थ है। तो चट्टान क्या होते हैं? भूपटल के ठोस पदार्थ हैं। ओके। रॉक इज द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमारी भूपटल का ठोस पदार्थ यही चट्टान है। अगर ये ठोस पदार्थ है तो इसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, कुछ संघटक भी होंगे जिनसे इस ठोस पदार्थ का निर्माण हुआ है, और चट्टानों के निर्माण में जिन संघटकों का योगदान है दे आर मिनरल्स, वे खनिज होते हैं। तो चट्टान ये ठोस पदार्थ किनसे बना है? खनिज से बना है, खनिज से बना है। ठीक है। रॉक इज द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। चट्टान हमारी भूपटल का ठोस पदार्थ है और किनसे बना है? तो खनिजों से बना है। अब प्रश्न उठता है कि चट्टान के निर्माणक ये खनिज, इनका फिर निर्माण कैसे होता है? तो इनके विषय में कहा जाता है कि मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। खनिज जो है वो तत्वों के यौगिक है, तत्वों के यौगिक है, तत्वों के यौगिक के रूप में माने जाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। नाउ लिसन, रॉक इज द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। चट्टान भूपटल के ठोस पदार्थ हैं, इनका निर्माण खनिजों से हुआ है और खनिज तत्वों के यौगिक होते हैं। स्पष्ट है? क्या है चट्टान? ठोस पदार्थ। और ये ठोस पदार्थ कहाँ के हैं? तो हमारी भूपटल के हैं। इस ठोस पदार्थ का निर्माण किनसे है? खनिज से है। खनिज क्या होते हैं? दे आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के यौगिक होते हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए, चट्टान के निर्माण में खनिज, ठोस पदार्थ के निर्माण में खनिज। तो खनिज कौन से खनिज हैं जिनसे भूपटल का निर्माण है, जिनसे चट्टानों का निर्माण है? कई खनिज हैं। फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन्स है, एम्फीबोल्स है, माइका है, ओलिविन है। इनसे चट्टानों के निर्माण होते हैं, इनसे भूपटल के निर्माण होते हैं। लेकिन इन खनिजों में
जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज है दैट इज कॉल्ड एज फेल्सपार। फेल्सपार, ओके। तो चट्टानों के निर्माण में, भूपटल के निर्माण में जिस खनिज की सर्वाधिक योगदान मानी जाती है दैट इज फेल्सपार। कहा जाता है कि मोर देन 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल फेल्सपार। भूपटल का 50% से अधिक जिस खनिज द्वारा बनता है वो खनिज कौन सी है? फेल्सपार। तो चट्टानों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण खनिज फेल्सपार। अब देखिए एलिमेंट्स, तत्व जो चट्टानों के निर्माण की मौलिक इकाई मानी जाती है, फंडामेंटल यूनिट इन फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। अब एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे क्रस्ट में, हमारी भूपटल में, ठोस चट्टानों में? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम। ये 8 एलिमेंट्स, 8 तत्व। फिर से आप सुन लीजिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से भूपटल का अधिकांश भाग निर्मित होता है। मोर देन 90% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ दीज 8 एलिमेंट्स। इन्हीं 8 तत्वों से भूपटल का 90% से अधिक निर्मित माना जाता है। और क्रस्ट के निर्माण में जिस एलिमेंट्स का सबसे अधिक योगदान माना जाता है और उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। अगर क्रम से आप देखें तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है और फिर मैग्नीशियम। तो यह क्रम है भूपटल के निर्माण में तत्वों के। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट्स क्रस्ट में? ऑक्सीजन। मिनरल कौन सा? फेल्सपार। लेकिन अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात की जाए तो संपूर्ण पृथ्वी में जिस तत्व की अधिकता होती है वो होती है आयरन। आयरन संपूर्ण पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है, तत्व है। लेकिन अगर क्रस्ट की बात हो तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोगों ने रॉक्स के विषय में चर्चा की और हमने कहा आपसे कि रॉक्स इज द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। चट्टान भूपटल के ठोस पदार्थ हैं। इनका निर्माण खनिजों से होता है और खनिज तत्वों के यौगिक होते हैं। हमने देखा भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज फेल्सपार और भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। जब हम चट्टानों को देखते हैं, क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों को देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि क्रस्ट में कई प्रकार की चट्टानें, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक। अब देखिए इनके क्या फीचर्स होते हैं। इग्नियस क्या है, सेडिमेंट्री क्या है या मेटामॉर्फिक क्या है? आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। अब देखिए आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान क्या होती? गौर कीजिए, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक नाम से ही स्पष्ट है, आग्नेय मतलब अग्नि से उत्पन्न। इग्नियस लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना, इग्निस से बना है और इसका मीनिंग होता है फायर। नाम से ही स्पष्ट है। संसार में भूपटल में पाई जाने वाली वैसी चट्टान जो तरल और तप्त पदार्थों के सॉलिड होने से, उनके शीतलन से विकसित होती है। तो तरल और तप्त पदार्थ जब ये ठंडे होते हैं, ठंडे होकर जब ये जम जाते हैं तो जिस चट्टान का निर्माण करते हैं वो आग्नेय। गौर कीजिएगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण किनसे होगा? तरल पदार्थ है और तप्त पदार्थ है। तप्त पदार्थ है, चट्टानों के तरल और तप्त पदार्थ, इनसे ही आग्नेय चट्टानों के निर्माण होते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ
सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। अब देखिए दो शब्द आपके सामने आए, एक मैग्मा और दूसरा लावा। मैग्मा और लावा, इन दो पदार्थों से आग्नेय चट्टानों के निर्माण होते हैं। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। मैग्मा और लावा के जमाव से चट्टान का निर्माण, और वो चट्टान कौन सी? आग्नेय, इग्नियस। अब प्रश्न उठता है कि ये मैग्मा और लावा क्या है। सामान्य तौर से हिंदी में हम समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, भूगोल में इनके अर्थ अलग अलग है, इनके अभिप्राय अलग अलग है। When molten material of rocks are inside the earth, listen, when molten material of rocks are inside the earth, then they are called as magma. जब चट्टानों के द्रवित और पिघले हुए पदार्थ पृथ्वी के अंदर पाए जाएंगे तब उन्हें हम क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। But when they comes out on earth's surface during volcanic eruption, then they are named as lava. यही मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय जब पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो इसी को हम लावा के रूप में जानते हैं। सो देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। बोथ आर द मॉल्टेन मटीरियल ऑफ रॉक्स, वन इज इनसाइड द अर्थ एंड अनदर इज ऑन अर्थ सरफेस। मैग्मा और लावा के बीच बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। मैग्मा पृथ्वी के धरातल के अंदर पाए जाने वाले तरल और तप्त पदार्थ होते हैं, वही मैग्मा जब ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के सतह पर आ जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और इन दोनों के जम जाने से जिस चट्टान का निर्माण होगा दैट विल बी इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान होगी। सो इग्नियस रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा और लावा के जमाव से होता है। गौर करें आप, मैग्मा और लावा के विषय में हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि नीचे भूगर्भ में मैग्मा है और भूसतह पर लावा है। मैग्मा और लावा बोथ आर मॉल्टेन मटीरियल ऑफ रॉक्स, दोनों चट्टानों के द्रवित पदार्थ हैं, पिघले हुए पदार्थ। अब जब ये मैग्मा सॉलिड होता है, मैग्मा सॉलिड होता है तो पृथ्वी में जिस चट्टान का निर्माण होता है दैट इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। ग्रेनाइट का निर्माण कैसे होगा? तो मैग्मा के जमाव से होगा। ठीक है। जब ये लावा सॉलिड होता है तो क्रस्ट में जिस चट्टान के निर्माण होते हैं, जिन चट्टानों का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज बेसाल्ट। बेसाल्ट, सो बेसाल्ट इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एंड लावा इज द मॉल्टेन मटीरियल ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस। इस बेसाल्ट चट्टान का निर्माण लावा के जमने से होता है और लावा चट्टानों के द्रवित पदार्थ हैं जो पृथ्वी के धरातल पर पाए जाते हैं। ओके अब देखिए, एक का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? इनसाइड द अर्थ। दूसरे का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ऑन अर्थ सरफेस। नाउ वी कैन से ग्रेनाइट इज एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वेयर एज बेसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट जहां आंतरिक आग्नेय चट्टान है, वहीं बेसाल्ट बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। इज इट क्लियर? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? आंतरिक आग्नेय चट्टान है। कहां पर निर्माण होगा? तो पृथ्वी के अंदर, भूपटल के अंदर इनका निर्माण होगा, क्रस्ट में इनका फॉर्मेशन होगा। बेसाल्ट कैसी चट्टान है? वाय आग्नेय चट्टान है। कहां पर इनका निर्माण होगा? ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर इनका निर्माण होगा। ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों के निर्माण, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। मैग्मा और लावा के जमाव से बनने वाली यह चट्टान होती। पृथ्वी की जब उत्पत्ति होती है तो यह माना जाता है कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में बहुत ही गर्म थी। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह से हीट का रेडिएशन प्रारंभ हुआ, ऊष्मा का विकिरण प्रारंभ हुआ और पृथ्वी का ऊपरी परत ठंडा होने लगा।
पृथ्वी के इस ऊपरी परत के ठंडा होने के क्रम में रॉक्स के फॉर्मेशन प्रारंभ हुए, चट्टानों के निर्माण प्रारंभ हुए। और अभी हमने आपसे कहा कि तरल और तप्त पदार्थों के शीतल होने से जिस चट्टान का निर्माण होगा दैट विल बी इग्नियस, वो आग्नेय चट्टान होगी। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम विकसित होने वाली चट्टान कौन सी है? इग्नियस है, आग्नेय। मे बी ग्रेनाइट एंड मे बी बेसाल्ट। वो ग्रेनाइट भी हो सकती है, बेसाल्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो क्रस्ट में पाई जाने वाली प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स कौन सी? इग्नियस। दिस इज द रीजन व्हाई इग्नियस रॉक इज कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक ऑफ अर्थ। यही कारण है कि आग्नेय चट्टानों को पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गौर कीजिए। देखिए, मैग्मा और लावा, इनके जो एवरेज टेम्परेचर माने जाते हैं वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इनका औसत तापमान माना जाता है मैग्मा और लावा का। अपने यहां वातावरण में अगर तापमान 40, 45, 46, 47 जैसे ये बढ़ने लगता है तो त्राहिमाम हो जाते हैं। और तापमान ये कितना है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इतने तापमान पर किसी भी जीव या प्राकृतिक वनस्पति के सुरक्षित होने की संभावना होगी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो इन चट्टानों में ग्रेनाइट और बेसाल्ट में कभी भी फोसिल्स की संभावना हो सकती है? जीवाश्म प्राप्त हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतने तापमान पर जीवों के सुरक्षित होने की कोई संभावना नहीं। और यही कारण है कि इन चट्टानों में, इग्नियस में, ग्रेनाइट में, बेसाल्ट में देयर इज नो एविडेंस ऑफ फोसिल्स। जीवाश्म के कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे आपको। और जीवाश्म नहीं है तो पेट्रोलियम भी नहीं मिलेगा, खनिज तेल भी नहीं मिलेंगे। फोसिल्स से ही पेट्रोलियम, फोसिल्स से ही आप देखेंगे कि खनिज तेल का निर्माण सुनिश्चित होता है। पेट्रोलियम क्या है? दे आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के मिश्रण है। और हाइड्रोकार्बन कहां से होंगे? फोसिल से मिलेंगे। तो देयर इज नो एनी रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम इन इग्नियस रॉक ऑफ वर्ल्ड। संसार के आग्नेय चट्टानों में कहीं भी खनिज तेल का कोई भंडार नहीं प्राप्त होगा आपको। ओके, नाउ इट इज क्लियर। रॉक इज द सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट। दे आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। चट्टान भूपटल के ठोस पदार्थ हैं। इनका निर्माण खनिज से होता है और खनिज तत्वों के यौगिक होते हैं। चट्टानों में हमने देखा किस खनिज की अधिकता है? तो फेल्सपार की। किस एलिमेंट की अधिकता है क्रस्ट में? तो हमने देखा ऑक्सीजन की। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में किस एलिमेंट की अधिकता है? तो वो हमने देखा कि आयरन की अधिकता पाई जाती। इग्नियस रॉक्स के विषय में अभी हमने देखा कि दे आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। इनका जो निर्माण है मैग्मा और लावा के जमाव से होता है। हमने देखा कि मैग्मा इज द मॉल्टेन मटेरियल ऑफ रॉक इनसाइड द अर्थ, बट लावा इज द मॉल्टेन मटेरियल ऑफ रॉक ऑन अर्थ सरफेस। When magma comes out on earth surface, then it is named as lava. जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो उसी को हम लावा कहते हैं। और मैग्मा जब सॉलिड हुआ तो हमने देखा कि ग्रेनाइट का फॉर्मेशन हुआ, और जब लावा सॉलिड हुआ तो हमने देखा कि बेसाल्ट का फॉर्मेशन हुआ। भारत के संदर्भ में आप देखिए, आप देखिए ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका आप देख रहे हैं। यहां पर ये आपको पेनिनसुलर इंडिया दिख रहा है, प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है। ये अरेबियन कंट्रीज को आप देख रहे हैं। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दे वेयर द पार्ट ऑफ एंशिएंट लैंड मास गोंडवाना लैंड। ये संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना भूमि के भाग रहे। और गोंडवाना भूमि का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, विखंडन होता है, उसी विखंडन के परिणाम स्वरूप दक्षिणी अमेरिका का निर्माण, अफ्रीका का निर्माण
प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण और अंटार्कटिका का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि बिफोर कार्बोनिफेरस ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर यूनाइटेड। कार्बोनिफेरस युग से पहले संसार के ये सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, संयुक्त थे, एंड दैट यूनाइट फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स, उसी को पैंजिया का नाम दिया गया। पैंजिया, मान लीजिए कि ये पैंजिया है, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि पैंजिया वाज द यूनाइट फॉर्म ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग से पहले संसार का समस्त महाद्वीप जब एक साथ जुड़ा हुआ था तो वो पैंजिया था। पैंजिया ब्रोक इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के रूप में टूटा। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि के रूप में पैंजिया का विखंडन होता है। किस एज में आकर? ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस एज। दो भागों में यह स्थलखंड टूट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि। इस लॉरेशिया के डिसइंटीग्रेशन से बाद में आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप के निर्माण हुए। जब इस गोंडवाना लैंड का डिसइंटीग्रेशन हुआ, विखंडन हुआ, तो आप देखेंगे कि कई लैंड मास डेवलप हो जाते। कौन है? साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, पेनिनसुलर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। गोंडवाना भूमि के डिसइंटीग्रेशन से बने। ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड इन क्रेटेसस एज, पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड। भारत का जो दक्षिणी भाग है, जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं, इसका जो निर्माण है वो गोंडवाना भूमि के क्रेटेसस युग में विखंडन के दौरान होता है। आप गौर कीजिए। आपको ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए, यहां पे आपको अरेबियन कंट्रीज आपको दिख रहे हैं और ये आपको पेनिनसुलर इंडिया दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा है। क्रेटेसस एज में आकर जब गोंडवाना लैंड का फाइनल डिसइंटीग्रेशन होता है, उसी डिसइंटीग्रेशन के समय यह अफ्रीका टूटकर दक्षिण भारत से पश्चिम की ओर मूव करता है। और जैसे ही अफ्रीका टूटकर वेस्टवार्ड मूव करने लगता है, वैसे ही पेनिनसुलर इंडिया की चट्टानों पर टेंशन फोर्स काम करते, तनाव बल काम करते। अभी अफ्रीका टूटकर पश्चिम की ओर बढ़ रहा, यहां पर टेंशन फोर्स काम कर रहे हैं, तनाव बल काम कर रहे हैं। यहां की चट्टानों में, दक्षिणी भारत की इन चट्टानों में यहां पर दरारें पड़ती, तनाव बल के कारण, खिंचाव बल के कारण, और उन्हीं दरारों से मैग्मा बाहर निकलने लगता है। और अभी हमने कहा कि व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन देन दे आर कॉल्ड एज लावा। जब मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के धरातल पर आ जाते हैं, तब उन्हीं को हम लावा के रूप में जानते हैं। अब इस क्रेटेसस युग में जैसे ही गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, अफ्रीका टूटकर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा, इस प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों में दरारें पड़ी और उन दरारों से मैग्मा पदार्थ लावा के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ गए, प्रायद्वीपीय भारत की सतह पर आ गए। दे कवर्ड 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया। वे भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैल गए और इनका क्रमिक उद्गार हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार सारी मैग्मा पदार्थ लावा के रूप में बाहर निकल आए, नहीं, कई बार ये इजेक्शन हुए। परिणाम क्या हुआ? ये लावा पदार्थ जो बाहर आकर फैल रहा है दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत के इन चट्टानी क्षेत्रों पर क्रेटेसस एज में, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लावा के जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो चट्टान कौन सी होती है? बेसाल्ट। तो यहां पर किस चट्टान का निर्माण होगा? बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान बनी। कब? क्रेटेसस युग में। दक्षिणी भारत को आप देखें, दक्षिणी भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को आप देखें, महाराष्ट्र राज्य आपको दिखाई देगा, मध्य प्रदेश में मालवा के पठारी क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, दक्षिणी पूर्वी गुजरात दिखाई देंगे, कुछ राजस्थान के सुदूर पूर्वी क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, उत्तरी कर्नाटक को आप देख सकते हैं, तेलंगाना राज्य को देख सकते हैं। तो भारत के कई राज्यों में इस लावा का प्रवाह हुआ।
बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण हुए और क्रमिक उद्गार हुए लावा के, तो परिणाम क्या हुआ? यहां एक चट्टानी संरचना बनती है, एक पठारी संरचना का निर्माण होता है, जिसे आप कहते हैं दक्कन ट्रैप। देखिए इस शब्द पर ध्यान दीजिए, ट्रैप। ट्रैप का क्या अभिप्राय है? ट्रैप का अर्थ होता है स्टेयरवेज, स्टेयर्स, सीढ़ियां, सोपान। तो ये जो पठार बना बेसाल्ट चट्टानों से, ये इसकी संरचना कैसी हो गई? सोपानी, सीढ़ीनुमा संरचना हो गई, और इसीलिए इसे नाम दिया गया डेक्कन ट्रैप। ट्रैप स्वीडिश भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ही होता है सोपान, सीढ़ियां। इस पठार की संरचना सीढ़ीनुमा है, सोपानी है। क्यों? क्योंकि लावा का उद्गार एक साथ नहीं होता है, क्रमिक रूप में होता है। So this plateau structure of India is named as Deccan Trap, Deccan Plateau, दक्कन का पठार कहते हैं। अब देखिए, अगर प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनते हैं कि भारत के दक्कन पठार में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी, आप क्या कहेंगे? बेसाल्ट। Why rock of Deccan Plateau is basalt? Because it is formed by the solidification of lava material during Cretaceous age. दक्कन पठार की चट्टान बेसाल्ट क्यों है? इसलिए क्योंकि इसका जो निर्माण है वो लावा पदार्थों के जमाव से हुआ है। इज इट क्लियर? तो लावा पदार्थों के जमाव से हुआ है, इसीलिए ये चट्टान बेसाल्ट। अब मैं समझता हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। बेसिक चीजों को आप समझ चुके हैं आग्नेय चट्टानों के। मैग्मा और लावा के जमाव से बनने वाली चट्टान आग्नेय। मैग्मा पृथ्वी के अंदर चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ है, लावा पृथ्वी के सतह पर चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ है। लावा कैसे सतह पर है? तो दे कम आउट ऑन अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। वे ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी के सतह पर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने रॉक्स के विषय में संकल्पनाओं को देखा, हम लोगों ने इग्नियस रॉक को देखा। अब हम सेडिमेंट्री रॉक की चर्चा करते हैं। अवसादी चट्टान, अवसादी, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान क्या होती है? सेडिमेंट्री रॉक्स, गौर कीजिए आप। सेडिमेंट, अवसाद, सबसे पहले तो इस शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। अवसाद, अवसाद क्या है? सेडिमेंट क्या है? डिसइंटीग्रेटेड एंड डीकंपोजिटेड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट। भूपटल के जो विखंडित और वियोजित पदार्थ हैं उन्हीं को अवसाद कहते हैं। भूपटल क्या है? क्रस्ट क्या है? तो अभी हमने देखा कि क्रस्ट इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ, इट इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड मटेरियल विच इज कॉल्ड एज रॉक्स। भूपटल पृथ्वी की ऊपरी परत है, ये ठोस पदार्थों से बनी है और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चट्टान के नाम से जानते हैं। तो इसी क्रस्ट का, भूपटल का जो विखंडित और वियोजित पदार्थ है, विखंडित, विखंडित और वियोजित पदार्थ, वियोजित पदार्थ, गौर कीजिए, विखंडित और वियोजित पदार्थ, दो शब्द हैं आपके सामने, डिसइंटीग्रेटेड एंड डीकंपोजिटेड मटेरियल ऑफ रॉक्स। क्रस्ट, विखंडित का क्या अभिप्राय है? जब भी किसी पदार्थ, ठोस पदार्थ पर बगैर किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण उसका डीके हो, उसका क्षय हो, टूट फूट हो, तो वो क्या है? विखंडन। और जब भी चट्टानों पर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए और वो सड़ने गलने लगे, उसका डीके हो, देन दैट इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन, वियोजन। तो दोनों में फर्क है। विखंडन में क्या होगा? देयर इज नो एनी केमिकल रिएक्शन ऑन द रॉक। डीकंपोजिशन में क्या होगा? वहां पर केमिकल रिएक्शन होंगे, चट्टानें सड़ेगी, गलेंगी। जैसे लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, और उस पर आप पानी डालिए, क्या होगा? केमिकल रिएक्शन शुरू होगा और गलने लगेंगे। तो वो क्या है? वियोजन। अब यही विखंडित और वियोजित पदार्थ, दे आर रॉ मटेरियल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स।
ये अवसादी चट्टानों के कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल्स। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण इन्हीं से होगा, और कैसे होगा वो ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई वाटर बॉडी, कोई जल क्षेत्र है, और इस जल क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों से चट्टानों के विखंडित और वियोजित पदार्थ लाए जा रहे हैं। चट्टानों के ये विखंडित और वियोजित पदार्थों का इस वाटर बॉडीज में डिपोजिशन हो रहा है, जमाव हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है। ओके, दे आर कैरिड बाय द रिवर, दे आर कैरिड बाय द विंड एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ। ये नदियों के द्वारा लाए जा रहे हैं, पवन के द्वारा लाए जा रहे हैं, और पृथ्वी की अन्य बाह्य शक्तियों के द्वारा लाकर ये विखंडित और वियोजित पदार्थ इस जल में जमा किए जा रहे हैं। इन विखंडित और वियोजित पदार्थों को हम अवसाद के रूप में जानते हैं। जल में एक सीमेंटिंग एजेंट पाए जाते हैं जिसे आप कैल्शियम के रूप में जानते हैं। कैल्शियम इज ए सीमेंटिंग एजेंट, और सीमेंट का निर्माण भी कैल्शियम से होता है, चूना पत्थर से होता है। लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। तो कैल्शियम जो इस जल में मौजूद है वो धीरे धीरे कालक्रमेण इन विखंडित और वियोजित पदार्थों का क्या करता है, कॉम्पैक्शन करता है, संगठन करता है, और इनके संगठित हो जाने से जिस चट्टान के निर्माण होते हैं उसी चट्टान को हम अवसादी चट्टान के रूप में जानते हैं। नाउ लिसन, sedimentary rocks are formed by the compaction of disintegrated and decomposited rock material in a water body। किसी जल क्षेत्र में चट्टानों के विखंडित और वियोजित पदार्थों के संगठन से जिस चट्टान का निर्माण होगा वही चट्टान क्या होगी, अवसादी होगी। ठीक है, और अवसादी चट्टानों के निर्माण कहां सुनिश्चित हो रहे हैं, जल में। अगर जल में इनका निर्माण सुनिश्चित हो रहा है तो हमने बचपन में पढ़ा था जल ही जीवन है। तो जलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, उनके फोसिल्स भी यहां पर होंगे, फोसिल्स भी होंगे, उनके जीवाश्म भी होंगे। और अगर फोसिल्स हैं चट्टानों में तो उनमें पेट्रोलियम रिजर्व होने की भी संभावनाएं होंगी। दिस इज द रीजन वाई सेडिमेंट्री रॉक्स आर रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम। यही कारण है कि क्यों अवसादी चट्टान खनिज तेल के भंडार होते हैं। वर्ल्ड में जहां कहीं भी आप पेट्रोलियम का रिजर्व देखते हो, पेट्रोलियम माइनिंग देख रहे हो, इट मीन्स वहां की चट्टान कैसी है, सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टानों में ही, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। गौर कीजिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पेट्रोलियम प्राप्त होंगे, खनिज तेल प्राप्त होंगे, इग्नियस में नहीं। वाई? बिकॉज इग्नियस आर फॉर्म्ड बाय द solidification of magma and lava, and an average temperature of magma and lava are 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल आपको मिलेंगे। विश्व में जहां कहीं भी पेट्रोलियम को आप देखें, भारत को आप देखें, ये देखिए दक्षिणी भारत आपको दिखाई दे रहा है, हिमालय दिखाई दे रहा है, यहां महाराष्ट्र, मुंबई हाई का नाम सुना होगा आपने। अरेबियन सी में है मुंबई हाई, अरब सागर में है मुंबई हाई, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत है ये मुंबई हाई। और भारत में पेट्रोलियम माइनिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है, केंद्र है मुंबई हाई। तो मुंबई हाई से पेट्रोलियम मिल रहा है। अरेबियन कंट्रीज को आप देखिए, सऊदी अरेबिया में आप देखिए घावर, घावर एक जगह है सऊदी अरेबिया में, ये ऑयल फील्ड है सऊदी अरेबिया का, और बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है। यहां से ऑयल माइनिंग किए जाते, पेट्रोलियम माइनिंग किए जाते हैं यहां से। इराक को आप देखिए, इराक में किरकुक माइनिंग सिटी है इराक का, और पेट्रोलियम माइनिंग यहां से किए जाते। आप ईरान को देखिए, मस्जिद सुलेमान, रुमैलिया। आप कुवैत को देखिए, बरगान, एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम फील्ड है।
तो संसार में जहां कहीं भी आप देखेंगे कि पेट्रोलियम मिल रहा है, इट मीन्स रॉक्स आर सेडिमेंट्री देयर। इसका अभिप्राय है वहां की चट्टानें कैसी हैं? अवसादी प्रकार की चट्टानें। आपने डिगबोई का नाम सुना है, असम राज्य में है, भारत में है, और भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खुदाई वहीं पर सुनिश्चित हुई, डिगबोई असम में। जब रेलवे लाइंस बिछाए जा रहे थे भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो असम में जब यह कार्य चल रहा था तो वहां पर जैसे पेट्रोलियम मिला, ब्रिटिशर्स ने कहा, वहां के इंजीनियर्स ने कहा, वहां के मजदूरों को कहा, डिग बॉय मतलब आप उसकी खुदाई करो। डिग मतलब खुदाई, बॉय मतलब लड़के को उन्होंने कहा, तो वहीं का नाम हो गया डिगबोई। So all the petroleum mining areas of the world are areas of sedimentary rocks. आप साउथ अमेरिका को अगर आप देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका को अगर आप देखते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में आप नॉर्थ की ओर देखते हैं तो यहां पर एक कंट्री आपको दिखाई देता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला और वेनेजुएला की कोस्टल एरिया को आप देखते हैं अगर वहां, तो वहां पर आपको एक लेक दिखाई देती है, माराकाइबो लेक। माराकाइबो लेक, लिसन, ये वेनेजुएला की लैगून लेक, लैगून लेक। अब लैगून लेक क्या होती? ए लेक डेवलप्ड विद द कोस्ट लाइन ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड एज लैगून। किसी भी देश की तट रेखा के साथ अगर किसी झील का निर्माण होता है तो उस झील को हम क्या कहते हैं? लैगून के रूप में जानते हैं। भारत में भी है, चिल्का लेक का आपने नाम सुना होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा क्षेत्र में पुलिकट लेक का नाम सुना होगा आपने। केरल के तटीय क्षेत्र में वेम्बानाद लेक का नाम आपने सुना होगा। अष्टमुदी कयाल का नाम। सीधे सीधे ध्यान में रखना है कि किसी भी देश की तट रेखा के साथ अगर किसी झील का निर्माण होगा तो वो झील कैसी होगी? लैगून लेक होगी। उसी को बैक वाटर्स के रूप में भी हम जानते हैं, पश्च झील भी कहते हैं। और साउथ इंडिया की अगर बात की जाए, दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, तो सच टाइप ऑफ लेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कयाल इन साउथ इंडिया। भारत में इस प्रकार की झीलों को दक्षिण भारत में कयाल के नाम से भी हम जानते हैं। लेक माराकाइबो ऑफ वेनेजुएला इज ए लैगून लेक, इज डेवलप्ड विद द कोस्ट लाइन ऑफ दिस कंट्री। वेनेजुएला की माराकाइबो झील एक लैगून झील है और इस देश की तट रेखा के साथ विकसित है। इस माराकाइबो लेक से पेट्रोलियम माइनिंग किए जाते, पेट्रोलियम माइनिंग किए जाते। दिस इज द रीजन व्हाई लेक माराकाइबो इज कॉल्ड एज लेक ऑफ पेट्रोलियम इन वेनेजुएला। इसी कारण से माराकाइबो झील को वेनेजुएला की खनिज तेल की झील कहते हैं। और इतना अधिक प्रोडक्शन रहा कि वेनेजुएला की इकॉनमी वो इसी पर डिपेंडेंट रही। लंबे समय तक वेनेजुएला ओपेक कंट्री का मेंबर बना रहा। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन वर्ल्ड, संसार में तेल निर्यातक देशों का संगठन, और उनका सदस्य रहा वेनेजुएला, क्योंकि यहां से पेट्रोलियम की माइनिंग होती रही। किस लेक से? माराकाइबो लेक से। तो कहने का मतलब यह है कि जहां कहीं भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानों हैं, that area may be the area of petroleum reserve। वो खनिज तेल के भंडार क्षेत्र हो सकते हैं। गौर कीजिए आप लेक माराकाइबो को मैप पर देखिए, यहां आइए, ये देखिए, ये आपको लेक दिखाई दे रही है माराकाइबो, वेनेजुएला में कोस्टल लेक के रूप में दिखाई दे रही है। लेक इज कॉल्ड एज लेक ऑफ पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि चट्टान यहां की कैसी है? तो सेडिमेंट्री प्रकार की, अवसादी प्रकार की चट्टान यहां पर पाई जा रही। ठीक है। जो तीसरे प्रकार की चट्टान होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में होती है, कायांतरित चट्टान के रूप में होती। अब ये कायांतरित चट्टान क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती? रूपांतरित चट्टान क्या होती? लिसन, कोई मान लीजिए कि ये चट्टान है, थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम करें इज ए सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट नेम्ड एज रॉक। भूपटल का ये ठोस पदार्थ है और इसे हम चट्टान के रूप में जानते हैं। अब ये अगर चट्टान है तो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके संघटक हैं, इसके निर्माणक हैं। और हमने आपको कहा था, शुरू में ही हमने जाना
कि रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। ये हमने देखा, खनिज से बने हैं चट्टान और खनिज का निर्माण तत्वों से हुआ है। अब मान लीजिए कि इस पर एक्सेस टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाए, अधिक तापमान का प्रभाव पड़े, तो इसका ये जो फॉर्म है ये डिस्टॉर्टेड होगा। मे बी पॉसिबल कि एक्सेस टेम्परेचर के कारण इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाए, रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हो जाए। तो ताप और दाब के, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब भी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन हो या उसका फिजिकल और केमिकल फॉर्म चेंज कर जाए, तो जिस नए चट्टान का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी मेटामॉर्फिक, वो कायांतरित चट्टान होगी, रूपांतरित चट्टान होगी। लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है। लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, और जब भी इसका कायांतरण होगा, मेटामॉर्फिक हो गए, तो आप देखेंगे कि ये मार्बल में इसका कन्वर्जन हो जाता है, ये संगमरमर में बदल जाते हैं। सो मार्बल इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर है, और बलुआ पत्थर क्या है? सेडिमेंट्री है, अवसादी चट्टान है। इसका जब रूपांतरण होता है, इसका जब कायांतरण होता है, तो वो फिर क्वार्टजाइट में उसका कन्वर्जन हो जाता है, क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो चट्टानों के रूप परिवर्तन होते हैं। आप ग्रेनाइट को देखें, ग्रेनाइट को अगर देखेंगे आप, तो इसका कायांतरण हो जाता है नीस में। बेसाल्ट को देखें, गैब्रो में परिवर्तित हो जाता है। सेल को देखें, स्लेट में, स्लेट से फिर आप देखें फाइलाइट और सिस्ट बन जाते हैं। तो चट्टानों के रूपांतरण होते हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन होते हैं, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। कैसे? ड्यू टू एक्सेस टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन देम। ठीक है, तो रॉक्स के विषय में अभी हमने देखा कि रॉक्स क्या है। हमने पढ़ा कि रॉक्स आर सॉलिड मटेरियल, आर सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, दे आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स एंड मिनरल्स आर कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स। चट्टान भूपटल के ठोस पदार्थ हैं। इन ठोस पदार्थों का निर्माण खनिज से हुआ है और खनिज तत्वों के यौगिक होते हैं। कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में क्रस्ट में, भूपटल में? तो हमने पढ़ा कि फेल्सपार है। कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में है क्रस्ट में? तो हमने देखा कि वो ऑक्सीजन है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक मात्रा में है? तो वो हमने देखा कि आयरन के रूप में पाया जा रहा। फिर हम इग्नियस रॉक्स के विषय में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि इग्नियस इज फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के जमाव से बनती है। मैग्मा क्या है? तो हमने देखा कि दे आर मॉल्टेन मटेरियल ऑफ रॉक्स इनसाइड द अर्थ। मैग्मा पृथ्वी के अंदर चट्टानों के द्रवित पदार्थ है। लावा क्या है? हमने पढ़ा कि व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन अर्थ सरफेस दे आर नेम्ड एज लावा। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आ जाते तो उन्हें हम लावा कहते हैं, और इनके जमाव से हमने देखा कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट बनती। सेडिमेंट्री रॉक्स के विषय में अभी हमने पढ़ा कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, कॉम्पैक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेटेड एंड डीकंपोजिटेड मटेरियल ऑफ क्रस्ट। भूपटल के विखंडित और वियोजित पदार्थों के संगठन से विकसित होते हैं, यह हमने देखा। एंड दे आर रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम, और वे खनिज तेल के भंडार होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के विषय में हमने पढ़ा, कायांतित चट्टानों के विषय में पढ़ा कि जब भी चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दाब का प्रभाव पड़ जाता है तो वैसी स्थिति में उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है, और जिस नए चट्टान का निर्माण होता है वो कायांतरित चट्टान के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये बेसिक्स चीज़ों को पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में मदद मिलेगी, यहाँ से आपको मुख्य परीक्षा में भी मदद मिलेगी, और विषय का विस्तृत अध्ययन करने में, समझने में चीज़ों को आपके लिए आसानी होगी। तो इसी प्रकार से कुछ दिनों तक हम लोग बेसिक्स पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 1 by 1 सारे टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।